हेलो दोस्तों, कला शिक्षा के मॉडल पेपर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्नों को कठिनाई लेवल जानेंगे, कितने प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, पूर्णांक आपके 30 रहने वाला है और आपको 12 नंबर इस पेपर को पास करने के लिए चाहिए। 2 घंटे का पेपर रहेगा और टोटल प्रश्न 15 आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किस टाइप के कितने कितने प्रश्न आएंगे और कितना कितना आपको आंसर देना है और किस किस टॉपिक से आपके जरूर से प्रश्न आने वाले हैं, उन सबको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है कि कला माध्यम है। कला जो है वो अपना रचना और अभिव्यक्ति का माध्यम है। पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना है, रचना और अभिव्यक्ति का कला माध्यम है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की परंपरागत लोक चित्र जो शैली है उस बारे में बताना है। तो लोक चित्र शैली फड़ के बारे में ध्यान रखना है। 2 आपके ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे और बाकी आगे एक एक नंबर वाले छोटे प्रश्न यहाँ से आएंगे, 1 लाइनर। तो द्विआयामी से क्या तात्पर्य है? द्विआयामी के बारे में देखिए, वह समतल सतह जिसके लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 ही आयाम होते हैं, जैसे बोर्ड, कागज, दीवार आदि। तो 2 ही आयाम जिसके होते हैं उसको द्विआयामी कहते हैं। अगला चौथा प्रश्न, पोत से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। धरातल के गुण को पोत कहते हैं। पोत से तात्पर्य है जो छूने और देखने में एक ही प्रकार की अनुभूति दे, जैसी फीलिंग उसको देखने पर आ रही है, छूने के बाद में भी वैसी ही फीलिंग आए। और 5वां प्रश्न देखिए, कला क्या है? कला के बारे में बात करनी है। तो कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति ही जो है कला है। कला की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से और विभिन्न जो माध्यम है इनके माध्यम से हो सकती है। यह अभिव्यक्ति जिस प्रकार की हो कला के अंतर्गत स्थान रखती है। तो कला जो है मानवीय जो भावनाएं हैं उनकी सहज अभिव्यक्ति है, उनका सहज प्रतिरूप आप कह सकते हैं इस तरह से। तो ये कला की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। कला शिक्षण क्यों आवश्यक है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कला शिक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला तो है दैनिक जीवन में कला सौंदर्य हेतु। दूसरा है भारतीय जीवन में कला बोध हेतु। तीसरा है वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध हेतु। चौथा है प्रकृति के परिचय और बंधुत्व हेतु। और 5वां है सचेतता हेतु। तो ये कला शिक्षण के कारण आपको ध्यान रखने हैं कि इन कारणों से कला शिक्षा चाहिए। तो 5 कारण ध्यान रखना है। 1-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में 7वां प्रश्न देखिए, चित्र बनाते समय ब्रश का उपयोग में रखे जाने वाली कोई 2 सावधानियां आपको बतानी है कि चित्र बनाते समय जो ब्रश काम में ली जाती है उसके उपयोग के अंतर्गत क्या क्या सावधानी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, उसका उपयोग स्वच्छता के साथ में करें। एक रंग का ब्रश बिना साफ किए दूसरे रंग में डाल डालें, क्योंकि फिर वो रंग डिस्टर्ब हो जाएगा, रंग खराब हो जाएगा। रंग जो ओरिजिनल रंग है उसमें फर्क आकर के वो दूसरे प्रकार का रंग हो जाएगा। तो कार्य समाप्ति के पश्चात ब्रश को तुरंत साफ तरीके से धो करके रखा जाए, क्योंकि फिर साफ नहीं करेंगे तो वो रंग उसके सूख जाएगा और ब्रश खराब हो जाएगी। तो ये 2 आपको सावधानी लिख देनी है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आता है, मरणशिल्प निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है? मरणशिल्प निर्माण के लिए चिकनी मिट्टी, छलनी, लकड़ी का गट्टा, लकड़ी का बुरादा, पानी के लिए मग आदि की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के द्वारा ये सारा काम हो गया है। मुखौटों को लेकर के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। मुखौटों से होने वाली किन्हीं 2 प्रभावों को लिखना है। इससे व्यक्ति जैसा भी चाहे वैसा प्रदर्शन कर सकता है। चेहरे पे मुखौटा लगा सकता है। मुखौटे लगाने से दर्शकों के दिल पर पात्र की वास्तविक रूपरेखा का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो रावण, जो दशहरे के टाइम पर रावण का मुखौटा लगा देते हैं तो रावण जैसी फीलिंग लगती है, उसकी वास्तविक जो पात्र है उसका जैसे रूपरेखा का प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु, मुखौटा लौकिक जो कथाएं हैं इनके प्रदर्शन में सहायक होता है। थोड़ा सा वास्तविकता जो प्रोग्राम रहता है, जो नाटक रहता है, उसको वास्तविकता देने के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, हवा से बजने वाले यंत्रों को किस नाम से जाना जाता है? एक उदाहरण भी आपको देना है। हवा से या फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे शंख, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शहनाई आदि का ध्यान रखना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आता है, अलंकार से आप क्या समझते हैं? संगीत में इसकी आवश्यकता पर अपने विचार रखने हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सजाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर आता है सजाने से लेकर के, और सजाने में जिस प्रकार से आभूषणों द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकारों के द्वारा गायन वादन की शोभा बढ़ती है। स्वरों की विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार में स्वरों का क्रम उलट पुलट करके रखा जाता है, अतः इन्हें पलटा भी कहते हैं। गानों में आप इस प्रकार के अलंकार देखते हैं कि किस तरह से एक ही लाइन को 2-3 बार अलग डिजाइन से बोल करके काफ़ी नए सुर, नई जो ध्वनि है गाने का, नया कंपोजिशन वो तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम प्रवेश पाते ही विद्यार्थियों के कंठ को, अंगुलियों को सुधारने हेतु अलंकार ही कराए जाते हैं, जिसके अभ्यास करने से स्वर, आलाप, तान विस्तार करने की शक्ति, माधुर्य बढ़ता है। जैसे आभूषणों में स्त्री की शोभा बढ़ती है, आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, वैसे ही आभूषण ही
सुहाग की निशानी है, वैसे ही संगीत को अलंकार सुसज्जित करते हैं, राग बिठाते हैं। इसलिए बड़े बड़े विद्वान या गुणी जन कम से कम अलंकारों का अभ्यास नियम से अंत तक करते रहते हैं, ताकि कंठ व अंगुलियों में शिथिलता न आ जाए और लगातार काम उनका बना रहे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, जो मिट्टी, पत्थर, कांसे, तांबे, पित्तल आदि की बनी हुई। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो उन्नत ढलाई का नमूना है। यहाँ से 2 धड़ भी मिले हैं, जिनसे एक पुरुष धड़ की ऊंचाई जो है वो 7 फीट व बाएं कंधे पर अलंकरण युक्त शोल ओढ़े हुए है। दूसरा धड़ नर्तकी का मिला है, जो आनुपातिक नहीं है। इसके अतिरिक्त एक योगी की मूर्ति भी मिली है, जो ध्यानावस्थी या पद्मासन लगाए हुए है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में 13वां प्रश्न आता है, राजस्थानी शैली चित्र शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। राजस्थानी शैली पूछे या फिर चित्र शैली पूछे तो आपको सेम ही बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं। पहली विशेषता है जन प्रतिनिधित्व। राजस्थानी शैली केवल दरबार की कला ही नहीं थी, यहाँ पर कलाकार अधिक स्वतंत्र था, इसलिए कला की जड़ें जन जीवन की सामान्य भूमि में जमी रही। और जन प्रतिनिधित्व का मतलब है कि लोगों का सपोर्ट इसको मिला। दूसरा यहाँ पर भाव प्रवणता। राजस्थानी शैली रस प्रधान है, भावनाओं के मनोविज्ञान चित्रांकन के साथ में राधा कृष्ण की माधुर्य भावना का विस्तृत और गहनतम चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण विशेष देखने को अपने को मिलता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर। तीसरा बिंदु देखिए, विषय जो विविधता है। विषय विविधता में देखिए, विषय की दृष्टि से राजस्थानी शैली अत्यधिक विस्तृत है। राधा कृष्ण की विभिन्न कथाओं, कृष्ण लीलाओं, सामाजिक उत्सव, दरबारी जीवन, शिकार, राजा रानियों का चित्रांकन, लोक कथाओं आदि का चित्रण हुआ है। नायक नायिका और राग रागिनी, 12 मासा, ऋतु वर्णन आदि से संबंधित जो चित्र हैं, इनका भी निर्माण हुआ है। काव्य का चित्रण इस शैली की अपनी एक निजी विशेषता रही है। तो विषय विविधता में ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अलग अलग विषयों को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। और अगला यहाँ पर चौथे नंबर पर बिंदु है रंग को लेकर के। रंग में देखिए, राजस्थानी शैली के चित्रों में चटकीले, दीप्ति युक्त तथा आकर्षक रंगों का प्रयोग हुआ है। रंगों की विभिन्न तानों के प्रयोग से ही कलाकार ने इच्छित प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीला इस शैली के प्रमुख जो रंग हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीला इस शैली के प्रमुख रंग, और जिनके समन्वय से कलाकारों ने चित्रण को सप्तसंगा बना दिया है। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग हुआ है। चटकीले, प्रभावोत्पादक रंग संयोजन राजस्थानी शैली का ही निजत्व है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। और 5वां बिंदु आता है देश काल की अनुरूपता। राजपूती सभ्यता और संस्कृति तथा तत्कालीन जो परिस्थिति है, उसका जीवंत चित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशेष देखने योग्य है। दुर्गों, प्रासादों, प्रासादों क्या रहेगा, महल, महल को प्रासाद, दुर्गों, प्रासादों, हवेलियों, दरबारों, मंदिरों आदि में राजपूती वैभव बारीकी और सुंदर तरीके से चित्रित किया जाता है। संयोजन, 6वां बिंदु संयोजन में देखिए, चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र अंकन में यहाँ पर वस्तुएं विषय से संबंधित होती हैं और उसका अनिवार्य महत्व रहता है। संयोजन में केंद्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। संयोजन सुसंगत और सजीव भी होता है। 7वां क्या है, नारी सौंदर्य को लेकर के बिंदु है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार नायिकाओं के विभिन्न रूपों को चित्रित करते हुए राजस्थानी जो चित्रकला है, इसमें अपूर्व जो प्रतिमा है, इसका परिचय दिया गया है। नायिकाओं को प्रत्येक अंग को उन्होंने इतना आकर्षक बना दिया है कि दर्शक उन्हें देख करके मोहित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और 8वां बिंदु आता है प्राकृतिक सौंदर्यता को भी यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। राजस्थान शैली में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कलाकारों ने प्रकृति को जड़ से नहीं वरन मानवीय सुख दुख से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। चित्र में जो भाव नायक नायिका के मन में रहता है, उसी के अनुरूप प्रकृति को भी प्रतिबिंबित किया गया है। कमल से पूरित सरोवर, काले मेघों से ढका हुआ आकाश, आकाश में सर्पाकार विद्युत रेखाएं, वन उपवन, फूल पत्तियों से भरे निकुंज, मृग, मयूर, सिंह, हाथी, घोड़े, हिरण, ऊंट, गाय आदि का सुंदर चित्रांकन राजस्थानी चित्रकला की अपनी विशेषता रही है। तो ये बिंदु हो गया है। इसके बाद में 9वां बिंदु आता है चेहरे को लेकर के। राजस्थानी चित्रशैली में एक चश्म चेहरे अधिक बने हैं, कहीं कहीं पर 1.5 तथा 1.25 चश्म चेहरे भी बने हैं। स्त्री पुरुष की आकृतियां स्वस्थ भरी देह वाली, कोमल और भावपूर्ण रही है।
तो ये कुछ 8-9 बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, इनके एटलीस्ट नाम ध्यान रखने हैं, और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो चेहरे से जुड़ा आपको कुछ कुछ बातें यहाँ पर ऐसे ऐड कर देनी है, ताकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जो निबंधात्मक रहेगा तो वो काम आपका आसान हो जाए। और इसी के अलावा यहाँ पर शैली को लेकर के एक प्रश्न और आ जाता है, अथवा मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है कि राजस्थानी चित्र शैली को स्पष्ट करते हुए चित्रकला की प्रमुख जो शैलियाँ हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं राजस्थान में चित्रकला की, तो उनकी विशेषता आपको बतानी है। राजस्थान की चित्रकला के बारे में देखिए, राजस्थान प्रदेश में चित्रकला की समृद्धशाली जो परंपरा रही है, 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैक शैली की परंपरा में नया कलेवर लेकर के राजस्थान में जो कला विकसित हुई है, ये राजस्थानी चित्रकला कहलाई। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच में माना जाता है। इस प्रकार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में हुआ। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में कौन कौन सी प्रमुख शैलियाँ हैं उनमें देखिए, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों में पहली शैली आती है मेवाड़ शैली। इसका आरंभिक जो केंद्र है वो चावंड रहा है। इसके आरंभिक चित्र शैली जैन शैली से प्रेरित रही है। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृतियाँ लंबी, गोल चेहरा, अंडाकार और चिबुक और गर्दन भारी और पुष्ट है। मुख पर बड़ी बड़ी मूंछ, विशाल नेत्र हैं। स्त्री की जो आकृति है वो मीनाकृति, आंखें मछली की तरह आंखें, ठिगना कद, भरी हुई चिबुक, खुले हुए होठ, नासिका नथयुक्त, कपोलों पर झूलते बाल। यहाँ रंगों की विविधता रही है। तो ऐसी विशेषताएं आपको नॉर्मली ध्यान रखेंगे तो सभी में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सेम सी ही आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ अलग नहीं मिलेगा। दूसरा आता नंबर पर है बूंदी शैली। स्त्रियों के रूप में चित्रण में छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका, भरे हुए कपोल, उनकी वेशभूषा में प्राय पायजामा और पारदर्शी वृक्षों, लताओं, पद्म सरोवरों, मछली और अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रवाही रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण भी है। तीसरे नंबर पर कौन सी शैली है देखिए, कोटा शैली। कोटा शैली में देखिए, इस शैली में नर नारियों के अंग प्रत्यंगों का अंकन पृष्ठ व प्रभावशाली रहा है। भारी और गठिला शरीर, दीप्तियुक्त चेहरा, मोटे नेत्र, तीखी नाक, पगड़ियाँ और अंगरखों से युक्त चित्र उल्लेखनीय है। इस शैली के आखेट दृश्य प्रसिद्ध है। कोटा शैली के आखेट दृश्य प्रसिद्ध है, ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट शैली है जोधपुर शैली। तो जोधपुर शैली में देखिए, जोधपुर शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा गहरे लाल मूंछ, ऊंची शिखराकार पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण प्रभावी हैं। स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों का अंकन भी घटीला है। बादाम सी आंख और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अगली शैली है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में देखिए, यह अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध सूक्ष्म रेखांकन, मंद सुकुमार रंग योजना की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। पुरुष मुखाकृतियों का चौड़ा माथा, लंबे केश, दाढ़ी, मूंछों से युक्त वीर भाव के लिए बनाया है। स्त्री आकृतियाँ इकहरी शरीर वाली, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, पतली कलाइयाँ, वक्ष कम उभरा हुआ, ये सारी बातें। और स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल और राजपूती से मिश्रण रहा है। तो ये कुछ बातें आपको बीकानेर शैली में ध्यान रखनी है। इसके बाद में किशनगढ़ शैली आ जाती है। किशनगढ़ शैली में देखिए, शैली की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो नारी का सौंदर्य रहा है। पतला किंचित लंबा चेहरा, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक, लंबे ठरहरे बदन वाली खंजनाकृति तथा कमल नयन आदि नारी आकृतियों का चित्रण इस शैली की विशेषता रही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो शैलियाँ हैं इनमें सेम सी ही सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। एक आप याद कर लेना और बाकी सेम टू सेम कॉपी कर देना अगर ये प्रश्न आता है तो। यहाँ के राजा जो हैं वो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद के सावंत सिंह के प्रेयसी बनी ठनी और सावंत सिंह के प्रेम भाव और राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। पुरुष आकृतियों का ठरहरा बदन, उन्नत ललाट, लंबी नाक, पतले उधर आदि किशनगढ़ शैली की अपनी विशेषताएं रही है। इसके बाद में 7वें नंबर पर है जयपुर शैली। जयपुर शैली में देखिए, इस शैली में पुरुषाकृतियाँ मध्यम कद, काठी, गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, छोटी नाक, मोटे अधर, मांसल चिबुक, मीनाकृति नयन आदि से युक्त चित्रित किया गया है। वे आभूषणों में मुगलिया जामा, कमर पर पटका और पजामे से युक्त चित्रित किए गए हैं। स्त्रियों की आकृतियों में मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हुए हिंगोली अधर, मांसल यौवनी काया तथा अलंकृत राजस्थानी मुगल मिश्रित वस्त्राभूषण से युक्त चित्रित किया गया है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मरण शिल्प बनाते समय कौन कौन सी आपको सावधानियां ध्यान में रखनी होगी।
इसमें देखिए सावधानियों में पहली सावधानी आती है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना तथा नकल करने से बचाने के लिए शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहती है। मरण शिल्प बनाने की प्रक्रिया के मध्य समय समय पर शिक्षक शिल्प बनाते समय मार्गदर्शन करें और तकनीकी ज्ञान उनको प्रदान करें। मिट्टी को अत्यधिक गीला ना करें, अगर गीली हो जाती है तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी सूखी मिट्टी मिला करके उसको दोबारा से गूंथ लिया जाए। तो ये 3 सावधानियां यहाँ पर हो गई है। चौथी सावधानी देखिए, शिल्प बनाने के बाद में उसे किसी गत्ते या लकड़ी के पट्टे पर रख करके छाया में ही सूखने दें। कम उभार वाले शिल्प या म्यूरल किसी गत्ते या प्लाई या बोर्ड हाई बोर्ड पर बनाने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहेगी। अगर आप जो भी मरण शिल्प बना रहे हैं उसको गत्ते या बोर्ड पर बनाएंगे तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और यहाँ पर अगली विशेषता जो सावधानी है वो है कि शिल्प सूखने के बाद में अगर उसमें हल्की दरारें पड़ जाती है तो दरारों को गीली मिट्टी लगा करके उस पर पानी का हाथ घुमा करके सूखने के लिए रख देना है। पूर्ण रूप से सूखने के बाद में ही शिल्प को संभव हो तो चूल्हे या सिगड़ी में डाल करके भी पका सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को मिट्टी से शिल्प बनाने के लिए स्वयं शिल्पाकृति निर्मित करके प्रेरित करना है। बनाए गए शिल्पों को सुरक्षित रखने को कहना है। मरण शिल्पों को एक स्थान पर प्रदर्शित करके उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। अपने इर्द गिर्द इस विधा में पारंगत जो कलाकार हैं इनको कार्यस्थल पर ले जाकर के शिल्प निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन भी करवाना है। तो ये कुछ बातें आपको मरण शिल्प की सावधानियों में ध्यान रखनी है। इसके बाद में 15वां प्रश्न आता है, वर्तमान युग में बालकों के लिए कला शिक्षा की उपयोगिता के बारे में आपको कुछ बातें जान लेनी है कि कला जीवन की साधना है, कला मनुष्य द्वारा किया गया सृजन है। कला का जो भी कुछ मिलता है कला को, उसके पीछे मनुष्य की अनंत सूक्ष्म संवेदनशीलता की शक्ति होती है जिनका विस्तार गहरी मानसिक जटिलताओं में फैला रहता है। बच्चों में कला के प्रति रुचि जागृत करने के लिए और एक अच्छे कलाकार बनाने के लिए कला शिक्षण आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चों में सृजन क्षमता और तर्क शक्ति अधिक होती है। ये छोटी से छोटी बातों को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। कला के द्वारा बच्चों में बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कला अभिव्यक्ति का साधन है, व्यवहारिक महत्व, आनंद प्राप्ति का साधन, जीविकापार्जन का साधन है। बच्चों में कला के द्वारा शिक्षा, चित्रकला, संगीत, हस्तकला, नृत्यकला, मूर्तिकला, संगीत कला का आदि का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से कला शिक्षण विद्यालय के लिए अनिवार्य है। कला शिक्षण द्वारा बच्चे एक अच्छे कलाकार बनकर के देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और बच्चों और शिक्षक के लिए कला की उपयोगिता निम्न है। कला बच्चों के मानसिक विकास व शिक्षण का मूल आधार है, यह सिद्ध होता है तथा यह उसके समकक्ष उच्च कोटि के धार्मिक आदर्शों को प्रस्तुत भी करता है। कला शिक्षण के द्वारा बालकों के उद्देश्यहीन भावनाओं को एक नया मोड़ दिया जा सकता है। इससे बालक अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमने की बजाय अपना समय कला सीखने में बिताएगा। कला जो शिक्षण है इसके प्राचीन संस्कृति भंडारों का ज्ञान छात्रों को हो जाता है। हस्तकौशल और सूक्ष्म निरीक्षण में बालक कुशल हो जाता है। हस्तकौशल और सूक्ष्म निरीक्षण में। और चौथा बिंदु है यहाँ पर कि छात्रों को कला जो शिक्षण है इसके स्वत्व विकास के प्राप्ति के क्षेत्र प्रस्तुत होते हैं। वह रचनात्मक कृतियों की रचना करना सीख जाता है। शिक्षक भी रचनात्मक कृतियों को सिखाते हुए कुछ नई जो कृतियां हैं इनकी जानकारी सीख लेता है। कला शिक्षण से भी जो प्रतिभा है इसका विकास होता है। शिक्षक भी कला शिक्षण से उचित सूझबूझ व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये कुछ बातें आपको इन प्रश्नों में ध्यान रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि इस यूनिट से बन रहे हैं। हमने यहाँ पर प्रश्नों का कठिनाई लेवल देखा कि इस तरह का आपको पेपर देखने को मिलने वाला है और इन टॉपिक्स को आपको जरूर से पढ़ना है। जैसे मरण शिल्प और जो अपनी चित्रशैली है राजस्थान की, उनके बारे में कौन कौन सी चित्रशैलियाँ हैं उनके बारे में जरूर पढ़ना है। और जो बेसिक टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। और मैराथन क्लास में हमने डिटेल में हर एक यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सभी को हमने वहाँ पर पढ़ा है और कोशिश करी है कम से कम समय में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की। आई होप आपने मैराथन क्लास देख ली होगी। अगर अभी तक आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा और बहुत कम समय में आपका पूरा पेपर कवर अप हो जाने वाला है। और अगर मैं उस वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलता हुआ नजर आता हूं तो आपको आराम से देखने की बजाय, आपका देखिए 2 पेपर एक दिन में है तो आपको कोशिश करनी है थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी है। 1.5x पे या फिर 2x पे करके आप देखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको 1.5x पे या 2x पे करके देखना है, तो वो आप आधे घंटे के लगभग ही अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। और ऐसा करने पर आप 2-3 बार और रिवाइज कर पाएंगे तो आपको काफ़ी कम समय में आपका पूरा पेपर कवर अप हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।